जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती भूखमरी के कारण लगता है वहां की पब्लिक के साथ साथ वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी पागल हो चुके हैं। वहां की पब्लिक और वहां के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अब की बार हम इंडिया को घर में घुस के मारेंगे, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर इस समय ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जंगें चल रही हैं, वहीं पर जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चली थी, अब पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। ठीक कहा है, और अभी फिर से इंडिया पाकिस्तान के फिर आपस में जो डिफेंस मिनिस्टर है स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने भी स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेके, कह लें कि वार्न किया है, धमकी दी है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब ख्वाजा आसिफ ने दिया है कि जी हम कोलकाता तक जाएंगे इस दफा अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया। कोलकाता तो हमारे नजदीक है, हम दिल्ली के आगे जाएंगे। अच्छा, क्या करने और कैसे? राजनाथ सिंह का बाप भी हमारे साथ नहीं लड़ सकता। हमने उनके बड़ों को भी मारा है, इनको भी मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे? हम तो जिहाद करते हैं। अच्छा, मर गए तो शहादत की मौत, जिंदा रह गए तो गाजी। हाँ। तो ये मौत की तमन्ना करें ना, राजनाथ सिंह खुद करें ना कि मुझे मरना है, एक दफा ख्वाहिश तो करें। अच्छा, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सुहेब भाई, बात ये है कि देखें, हमारे साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको 5 फरवरी कहते हैं, वो है कश्मीर के लिए। वो किसी लिए कर रहे हैं? हम कश्मीर डे है ना, फिर करें ना हम कश्मीर डे। अगर ये मनाते हैं क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, कश्मीर डे मना के आपको लगता है कि ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये पूरा एक लोगों को बताना है कि हम आज इस दिन छुट्टी कर रहे हैं। ये छुट्टी किस लिए कर रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कश्मीर सिर्फ ये उन लोगों का नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल तो चलो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम है वहाँ पर। मुस्लिम के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो हमारे सबके सामने। छुट्टी करने का, साल में एक दिन छुट्टी करने का मकसद ये है कि कश्मीर हमारा है, ये लॉजिक है? नहीं, लॉजिक ये नहीं छुट्टी करने का, ये बताना चाहते हैं कि देखें जनाब, एक दिन जो छुट्टी हो रही है ना, हाँ मैसेज देना चाह रही है। हाँ, साल में एक छुट्टी करके हम कह दें कि कश्मीर हमारा है, ऐसे इंडिया वाले साल में 2 छुट्टियां करके कह दें पूरा पाकिस्तान या पूरा बलूचिस्तान हमारा है। अब मुस्लिम जो है, जैसे कायदे आज़म है, जैसे हमारे बड़े जितने भी अकाबिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया है, हमारे बड़ों ने जो अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी हैं, ये मुसलमानों के लिए तो दिए, ये कश्मीर के लिए दिए। कश्मीर तो हमारा है ना, पाकिस्तान का है कश्मीर, मुसलमानों का कश्मीर है, तो इन्होंने तो इसके ऊपर जो काबिज हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस भी यही कहती है कि कश्मीर जो सा है ना, तो मतलब वो ये नहीं कहते पाकिस्तान का, वो ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या? अच्छा, हकीकत मान लेना, देखिए जंग में हार जीत होती है, नो डाउट के हमें भी दुख है, हमारे जवानों की जानें गई, हमारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत को मान के आगे डेवलपमेंट की तरफ जाना बेहतर है या फिर झूठे ख्वाब और झूठी बुक्स लिखते रहना कि हम जीते, हमने नाको चने चबवा दिए, वो बेहतर है? नहीं, हमें जो देखा जाए कि कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर के मसले को साइड पे रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे मुल्क है ना, OIC बना था। OIC किस लिए बना था? OIC में ये कहा गया था कि जो कश्मीरी और फलस्तीनों पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ठीक है। और सऊदी अरब के उसके जिद्दा में उसका वो है, इसका OIC का मेन हेडक्वार्टर है, मगर वो खबरदार, बाप है हमारा, मगर वो काम नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है? हम इतने छोटे से मुल्क होकर हम उधर जाएं, ठीक है। उससे बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अब चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, कि पूरी दुनिया में कोई मुसीबत आएगी तो चाइना सबसे पहले बचाने वाला हमें होगा जी, हमारे साथ चाइना खड़ा होगा। आपको याद होगा चाइना ने एक लिस्ट अपनी जारी की है जिसमें उसने बताया कि पूरी दुनिया के बीच में जहाँ जहाँ उसने अपना कर्जा दिया हुआ, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया। ये तो धोती खोल रहा है। 29 बिलियन का जो है ना कर्जई पाकिस्तान को बताया गया। अब मैं चाइना से ये बात करना चाहूंगा कि चाइना तो अपना है, अपने थोड़ा सा तो आसरा कर लेते हैं यार।
लेकिन चाइना ने थोड़ा सा भी आसरा नहीं किया। पहले हमारा क्या पर्दा- जरूरत थी भाईजान, क्या जरूरत थी चाइना को वो लिस्ट जारी करने की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई करवाने की, पूरी दुनिया में बताने की कि 29 बिलियन का कर्जई जो है ना वो पाकिस्तान भी मेरा है। थोड़ा सा तो उसे ख्याल कर लेना चाहिए था। इस तरह तो IMF ने भी हमें जलील नहीं किया जिस तरह ये चाइना हमें जलील कर रहा है। ठीक है, और गजब बेइज्जती है। ठीक है, और मैं ये चीज समझता हूँ कि भाई देखें, दोस्ती का तो यही मकसद है ना कि लेट्स सपोज मैंने अगर आबिद भाई के पैसे देने हैं 10 लाख 20 लाख, आबिद भाई बजाय पूरे बाजार में ये कहेंगे सोहेब ने मेरे पैसे देने हैं, मुझे पर्सनली कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अनाउंस किया नंबर 1 पे हम आए, पाकिस्तानी टॉप किया हम लोगों ने कर्जा देने में। हमने कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि यार हमने इकोनॉमी में टॉप कर रहे हैं, हम एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं, हम AI में टॉप कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी में टॉप कर रहे हैं, कुछ चांद पे जाने पे टॉप कर रहे हैं। हमें सुनने को मिलता है कि हम कर्जे में टॉप कर रहे हैं, हम IMF से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है, हम चाइना से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है, सऊदी अरेबिया से कर्जा लेते हैं, टॉप का कर्जा होता है। इवन के हम इंतजार कर रहे होते हैं, दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमें कर्जा देगा कौन। तो हमें इसके ऊपर बड़ा सोचने की जरूरत है कि हम टॉप कर रहे हैं कर्जों के बीच में, हमें टॉप करना चाहिए अपने मुल्क के लिए अच्छा ही करना चाहिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या कहना चाहेंगे, हमें सीखना चाहिए कि नहीं, कि आज भी वही कंसेप्ट रखे और नहीं इंडिया की बात ना करना, दुश्मन है इंडिया, ये है वो है। हमसायों से कभी भी जंग नहीं होती। ठीक है, एक नजरिया चार जंगे वैसे हमने कर ली। वो जंगे जो की है ना वो किताबों तक तो हमने बड़ी जीती हैं, मगर अगर आप देखें ना रियल ग्राउंड पे ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक हो गया, लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। हमसायों से जंग नहीं होती, आप अपने मुल्क में अपने नजरिए पे कायम रहें, वो अपने नजरिए पे बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो हम अपने मगर मुल्क की यहाँ रिस्पेक्ट पर करें। एजुकेशन आती है या अगर सेहत के मसाइल आते हैं तो वहाँ पर आप अपने हमसायों से मदद ले सकते ऐसे ही हैं, है। उनकी रिसर्च को देखें और उनको देखते हुए हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी फील्ड में आगे जाना चाहिए। ठीक हो हम लड़ाई की जो बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हम इसराइल की और अमेरिका की यूज करेंगे तो कैसे इनको हरा सकते ठीक हैं? है। जब मेरा मुल्क खुद बनाएगा ना इनके मुकाबले के सिस्टम, हाँ। मिसाइल का या रेडार का, ठीक तो है। फिर हम इनको टक्कर दे सकेंगे। अब उनका जो सिस्टम 10 साल बाद वो जो खराब हो रहा होता है, वो कहीं जंग छेड़ के वो भेज देते हैं, ठीक हो गया, हम फंस जाते हैं। ठीक हो गया। बस ये यही। बड़ी टेक्निकल बातें और दिल कर रहा है इस तरह के लोगों से ज्यादा बात करने का दिल करता है, लेकिन जाहिर बात है वो भी अपना गपशप में दोस्तों के साथ मसरूफ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कभी इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाने का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ। ठीक है, ठीक है, उधर होकर आया हूँ। इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है। दुबई की अगर बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है हाँ। कि भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे गजब बेइज्जती है। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री हाँ, है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। मैंने ये उससे देखें। पूछा ही क्यों अच्छा, आपने ऐसे बोला? उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। तो नहीं उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने आपके पूछा ख्याल है, से? उन्होंने बस इतना उसने मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना होटल वालों ने दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने होटल पास। वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था, ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, ठीक है। उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। ठीक है। मैंने कहा शायद उधर यार उधर कोई रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं, उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। मैं दिल दुख गया, ये पाकिस्तान सकता। एक चीज मैं भी क्लियर करता चलूं कि मुझे भी यही मेरा एक आइडिया था कि भाई इस्लामिक कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होगी, खास तौर पे ईरान नेबर कंट्री है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि भाई उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तानियों को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, वो लव इंडियंस इस तरीके से उन्होंने बोला है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के, हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। तो ट्रम्प को क्या कहना चाहेंगे? अगर ट्रम्प अगर देख रहा हो या अगर वीडियो हमारी ट्रम्प के पास चली जाए, मैं तो चाहता हूँ कि जाए ट्रम्प के पास किसी तरह। उसने जो जंग शुरू की है उसकी वजह से दुनिया परेशान हो गई है, क्या कहेंगे ट्रम्प को? मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमानों को एक होना चाहिए। यही मौका है इन जालिमों को, जिन्होंने हमारे कितने ममालिक खत्म कर दिए। इराक को इन्होंने खत्म कर दिया, अफगानिस्तान को इन्होंने खत्म कर दिया, इसी तरह दूसरे कितने मुसलमान ममालिक हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। थोड़ा सा मुझे ये साथ बताइएगा, ये जो गाड़ियाँ मौजूद हैं इनकी कीमतें और ये इनका मॉडल और ये कौन सी गाड़ी? ये 21 मॉडल की दाइहात्सू है मूव, ठीक है। और इसकी जो हम आस्किंग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 3650। 3650। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सबसे जो मुनासिब या सबसे सस्ती, आगे दूसरी गाड़ी की तरफ भी जाते हैं, कौन सी गाड़ी है जो अगर हम बात करें कि भाई फैमिली के लिए लेने के लिए और सबसे मुनासिब, सबसे कम रेट? देखें, जो अगर हम लोकल की तरफ चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं, तो सबसे सस्ती जो इस टाइम ऑल्टो गाड़ी है, ठीक है, जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट उसकी भी प्राइस इस टाइम 3.5 मिलियन पे है। अच्छा, 35 लाख की हो चुकी है ऑल्टो मेरे ख्याल। असंभव, तो मेरे ख्याल से तो अभी ये 6 माह पहले तकरीबन 28 के राउंड नहीं, 28 के नहीं थी, ये भी तकरीबन 35 लाख की, जो इसका फुल वेरिएंट जो AGS वेरिएंट जिसे बोलते हैं, वो 35 लाख के ऑलमोस्ट पड़ रही है। ये कौन सी गाड़ी है? ये हमारे पास जी है, कास्ट है दाइहात्सू की, ठीक हो गया, ठीक है। और ये इसके अलावा ये हमारे पास दाइहात्सू, इसकी क्या प्राइस है? मतलब इसकी हमारी आस्किंग है 37 आपकी डिमांड है। और ये कौन सी है? ये हमारे पास टैफ्ट है, दाइहात्सू का टैफ्ट, ठीक हो गया। हाँ जी। और इसकी क्या डिमांड है और मॉडल कौन सा है? ये 20 मॉडल है, साथ ही आपका 21 मॉडल है, इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 38 कर रहे हैं। जो व्हाइट वाली है उसकी 41 डिमांड कर रहे हैं। 41 डिमांड कर रहे हैं, ठीक हो गया। सारी गाड़ियाँ इम्पोर्ट की हैं, सारी बात है, इम्पोर्ट की गाड़ियाँ। तो ये जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जैसे ये करोला खड़ी है, इसकी ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या कीमत होगी? ये 13 मॉडल है, ठीक है। और इसकी डिमांड आई थिंक 24 13 मॉडल की, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये जो सी प्रियस खड़ी है, ये 16 मॉडल है, ठीक है। और ये 19 की है। और साथ और वो साथ जो सी खड़ी है, बिट्स कितने की है? बिट्स भी 40 डिमांड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। बड़े खतरनाक लोग हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे। तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, मैं नहीं मानता, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है, उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडिल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना,
उसके बाद अथॉरिटी है वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये हाफिज सईद साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कर रहे हैं। वो फिलहाल नजरें बंद हैं। वो भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि उनको नजरें बंद करें और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या वजह हो सकती है कि एक साइड पे आपने बोला कि बलूचिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगवाया, परचम लगवाया। जी बिल्कुल। दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उन्हें जो है वो नजरबंद किया हुआ। नजरबंद करने की वजह है कि हाफिज सईद साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत खिलाफ हैं। असल में खिलाफ हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के अंदर वो खड़े होते हैं। और अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और जिहाद को ज्यादा फोकियत देते हैं। कश्मीर के बहुत बड़े मुहामी हैं। कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा था कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा था कि जबान मेरी होएगी, अल्फाज मेरे होंगे, जबान किसी और की होएगी। अगर किसी और साबका किसी वजीर आजम ने यूएनओ के अंदर जाके अगर ये नारा लगाया कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हाफिज सईद साहब के अल्फाज थे। जबान किसी और की थी, अल्फाज उनके थे। नजरें बंद करने की वजह उनकी ये है जो हमारी समझ में आई है, जहाँ तक हमने इनकी मालूमात की है इस चीज़ की, कि हमारे मुल्क के अंदर बढ़ते हुए लीडर को या काम करते हुए अफराद को ज़्यादातर तंग किया जाता है और उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। हम ही लोग करते हैं। हाफिज सईद साहब को क्यों बैन किया, ये मैंने पहले भी पूछा। आपने कोई मतलब ऐसा ऑथेंटिक आपने ये बोला पाकिस्तान, आपने बोला जी वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या इंडिया के खिलाफ हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने बैन किया कि वो इंडिया के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान ने बैन कर दिया। डाउट मतलब ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैंने इसलिए दोबारा। पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलात इस तरह के हैं जो हमारे सीनियर जो दूसरे ममालिक हैं जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं वो लीड करते हैं। हमारी नज़र में भी और आपकी नज़र में भी, हर बंदे की नज़र में। उनका ये कहना था कि हाफिज सईद साहब के ऊपर इस वक्त $1 मिलियन दियत है कि उनका सर ला दो और पैसे ले लो। सोशल मीडिया के ऊपर आप सर्च मारेंगे हर चीज़ आपको सरेआम नजर आएगी। उनके कहने के ऊपर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इनको नजरेबंद किया और हाफिज सईद साहब को जिस वक्त नजरेबंद किया आपने वब भी देखा कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती। नजरें बंद करने से तो एक आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मतलब होता है कहने का कि भाई ये बंदा जो है शायद इलीगल वे में कुछ कर रहा है, इसलिए उसे जो है कस्टडी में लिया। नजर बंद का मतलब कस्टडी है ना, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हाफिज सईद साहब हैं वो इलीगल कोई एक्टिविटीज में उन पे कुछ पाबंदियां लगाई गई जो कि उन्होंने जमात को भी बैन किया। जमात भी इस वक्त बैन हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो भाइयों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।